देव की बात पूरी होने पर सम्राट ने रियान का कंधा थपथपाते हुए कहा, मुझे सच सच बताओ रियान, तुमने इस लड़की को कैसे नाराज किया? तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिसके कारण वो तुमसे दुश्मनी रखती है? उसकी आंखों में मैंने जो देखा था वो नाराजगी नहीं बल्कि नफरत की भावना थी। सवाल ये है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण ये लड़की तुमसे इतनी दुश्मनी रखती है? वो तो तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहता। किसी लड़की से इतनी नफरत की भावना का अनुभव तुम्हारे लिए काफ़ी नया होगा, वो भी अपनी ही पत्नी से। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई लड़की तुम्हारे आकर्षण से कैसे बच सकती है, और वो भी अनोखी लड़की खुद तुम्हारी ही पत्नी है। सम्राट को यह बात काफ़ी मजाकिया लग रही थी। रियान खुद भी इस वक्त यही सोच रहा था कि उसने इस लड़की को कहाँ और कैसे अफेंड किया। रियान को अपने सम्राट भाई से मिलने के बाद रागिनी के बारे में फैली अफवाहों का पता चला। रियान की एक खासियत थी कि जिससे उसे कोई मतलब नहीं होता था, वो उसकी खबर अपने आसपास भी नहीं रखता था। बस यही कारण था कि उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि रागिनी के बारे में साम्राज्य में कैसी अफवाहें फैली हैं। उसे तो लग रहा था कि शायद उसके विवाह में न उपस्थित होने के कारण इस लड़की को अपमानित होना पड़ा, शायद इसलिए वो लड़की उसे नफरत करती है। वैसे भी रियान को उस लड़की में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसके उपस्थिति के बिना हुई शादी को वो स्वीकार करने को बिल्कुल भी नहीं तैयार था। इसलिए आज से उसने रागिनी को कभी अपनी पत्नी माना ही नहीं था। उसने इस रिश्ते को दिखावे के तौर पर भी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अपने बड़े भाई की जिद और राजमाता के आदेश को चाह कर भी नहीं टाल सकता था। बस इसी कारण से रियान ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। उसने सुना था कि अक्सर पत्नियां उल्टा बोलकर अपने पति का ध्यान आकर्षित करती हैं, तो उसे भी यही लगा कि इस लड़की ने भी सम्राट के पास ऐसा संदेश भेजा होगा कि इस बात से रियान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उल्टा वो तो खुद चाहता था कि सम्राट उसकी बात मान ले और उन दोनों को तलाक करा दे। इसलिए रियान ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बड़े भाई, अभी अभी आपने देव के द्वारा उस लड़की का संदेश सुना है। वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। ऐसे किसी को भी जबरदस्ती रिश्ते में बांधना नहीं चाहिए। मैं और आप, हम दोनों ही भविष्यवाणी जैसी बातों में नहीं मानते हैं ना। रियान बस चाहता तो वो कभी भी इस विवाह को होने नहीं देता, लेकिन उसकी भी कुछ मजबूरियां थी। उसे औरतों से समस्या लगती थी। उधर रागिनी जो पत्थर की बनती जा रही थी, उसने सबसे पहले अपने दिमाग को शांत किया। फिर इस मुश्किल वक्त में एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं तो मरने ही वाली हूँ, क्यों न तुम्हें भी साथ लेकर डूबूं। ये कह के रागिनी अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे एक धुन गुनगुनाना शुरू कर दिया। उस धुन की आवाज़ जैसे ही रुआनिका के कानों में जाती, वो अपने कानों पर हाथ रख चीखते हुए बोली, बंद करो इसे। रागिनी मुस्कुराते हुए ही इस धुन को गुनगुनाना जारी रखती है। रुआनिका को इस धुन से बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे हरा रंग में चमकने लगा। वो अपने असली रूप में आने लगी। वो चाहकर भी खुद को नहीं रोक पा रही थी। इसके कारण ही रागिनी का पत्थर बनना बहुत धीमा हो गया था। रुआनिका रागिनी को देखते हुए थोड़ी चिढ़ और लाचारी में बोली, मायावी संगीत, तुम्हें मायावी संगीत का इस्तेमाल करना आता? देखते ही देखते रुआनिका अपने असली रूप में आ गई। उसके घने लंबे सुनहरे बाल और गहरी हरी आंखें, उसका पूरा चेहरा किसी और लड़की में बदल गया। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत देख रही थी, लेकिन वो एक छोटी बच्ची में बदलने लगी। रागिनी अपना धुन रोकते हुए बोली, मुझे ठीक करो, वरना अभी जैसे तुम्हारे असली रूप में लेकर आई हूँ वैसे ही पूरे शाही महल के परिवार के सामने भी तुम्हारा असली रूप ला सकती हूँ। रागिनी ने ये कभी नहीं सोचा था कि ये बच्ची होगी। खैर, उससे उसे कोई भी मतलब नहीं था। पहले उसे खुद को ठीक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी भी ठीक नहीं कहूँगी, रुआनिका किसी जिद्दी बच्चे की तरह बोली। ये कहकर रुआनिका ने उसे पत्थर में बदलने की गति को बढ़ा दिया। उसकी ये हरकत देखकर रागिनी ने भी उस जादुई धुन को तेजी से गुनगुनाना शुरू कर दिया। रुआनिका को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे खुद को काबू में रखा। रागिनी उसे उसके असली रूप में पूरी तरह लाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो वो चाह के भी अपनी शक्तियों को नहीं छुपा पाती, जिससे सम्राट जैसे शक्तिशाली लोगों को इसके यहाँ होने का आभास हो जाता।
फिलहाल तो उसे बचने का यही रास्ता नजर आ रहा था। रागिनी की जादुई संगीत से रूहानिका के पीठ पे धीरे धीरे धुंधले पंख नजर आने लगे। फिर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद दोनों में से किसी ने नहीं की थी। असल में पत्थर बनते बनते रागिनी का हाथ भी पत्थर में बदलने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी अंगूठी पत्थर में बदलने लगी, उसकी अंगूठी में सोए हुए ड्रैगन को रागिनी के किसी खतरे का आभास हो गया। वो ड्रैगन भले ही अभी छोटा था, लेकिन वो ड्रैगन राजा का बच्चा था, इसलिए वो कुछ खास शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। उसने अचानक एक जादुई ऊर्जा उस अंगूठी के जरिए रागिनी के पास भेज दी, जिससे एक ही पल में रागिनी का पूरा शरीर आज़ाद हो गया। वो बिल्कुल पहले जैसे हो गई। रागिनी के ठीक होते ही रूहानिका को एक जोर का झटका लगा और मुंह से खून निकलने लगा। जब रूहानिका ने रागिनी को बचने का मौका नहीं दिया, तो रागिनी भी उसे बचने का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी। रागिनी ने उस धुन की गति और तेज कर दी, जिससे कि रूहानिका अब खुद को नहीं रोक पाई और अपने विशाल पंखों की मदद से आसमान में उड़ने लगी। ऐसा होते ही वो विशालकाय पक्षी में बदल गई और आसमान की तरफ एक जोर से चीखी, जो आखिरकार आ ही गई। तुम अब अपने असली रूप में मायापंछी, बिल्कुल सही समझे आप। ये असली राजकुमारी रूहानिका नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक बहरूपिया, जो कि असल में एक मायापंछी है। मायापंछी सबसे शक्तिशाली तिलस्मी जानवरों की लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। मायापंछी से भी ज़्यादा शक्तिशाली अगर कोई होता तो वो है ड्रैगन। ड्रैगन इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली तिलस्मी जानवर है। उसके सामने हर तिलस्मी जानवर को अपना सिर झुकाना पड़ता है। और ड्रैगनों में भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ड्रैगन होता है सफ़ेद ड्रैगन, जो सभी ड्रैगनों पर राज करता है, जो इस वक्त रागिनी की अंगूठी में मौजूद है। रागिनी उस मायावी संगीत के कारण बेकाबू होती जा रही थी। रागिनी को भले ही मायावी संगीत का ज्ञान था, लेकिन उसने आज से पहले कभी किसी पर इसका प्रयोग नहीं किया था, इसलिए उसे भी नहीं पता था कि इसे काबू में कैसे करना। बेकाबू होकर रूहानिका ने एक बार में ही बहुत खतरनाक हमला रागिनी की तरफ कर दिया। रागिनी उसके बचने का उपाय करती उस मायावी पंछी की गुस्सैल चिंगाड़ सुनते ही रागिनी की अंगूठी के अंदर का ड्रैगन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल से बाहर आ गया और वो भी आसमान में उस माया पंछी की तरफ देखकर जोर से चिंगाड़ा। सफ़ेद ड्रैगन के सामने आते रूहानिका की बहुत सारी शक्तियाँ अपने आप ही दब गई। सफ़ेद ड्रैगन की शक्तियों से रूहानिका का किया गया हमला एक पल के लिए नाकाम हो गया। वो सफ़ेद ड्रैगन अपने सामने उड़ रहे माया पंछी को दुश्मन समझने लगा, क्योंकि उसने रागिनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसलिए उसने उस पे ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। रूहानिका तो सफ़ेद ड्रैगन से लड़ना नहीं चाहती थी, पर उसे मजबूरी में खुद का बचाव करना ही पड़ा। इस वक्त रात हो चुकी थी, लेकिन माया पंछी और ड्रैगन के युद्ध के कारण आसमान में जाने से उजाला हो गया था। उसकी चिंगाड़ की आवाज़ मीलों दूर तक गूंज गई। अध्ययन कक्ष में बैठे सम्राट और रियान को भी ये शक्तियों की हलचल महसूस हुई। इन दोनों शक्तियों में से रूहानिका की शक्ति को तो रियान पहले ही पहचान चुका था, लेकिन उनमें से भी ज़्यादा शक्तिशाली दूसरी शक्ति को वो खुद नहीं पहचान पाया था। सम्राट और रियान दोनों ही अपनी जगह से खड़े हो गए। दोनों की आंखों में कुछ अनकहे सवाल थे, पर दोनों सीधे खिड़कियों की तरफ चले गए। जी हाँ, रियान को पता था कि ये असली रूहानिका नहीं है, लेकिन उसने ये राज ही रखा। वो क्यों, आपको आगे जानेंगे। रागिनी ने महसूस किया कि काफ़ी लोग इधर ही आ रहे हैं। वो अपने मन में आसमान को देखकर दोनों की तरफ बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सफ़ेद ड्रैगन के यहाँ होने की भनक किसी को लग गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं इनको कैसे रोकूं? रूहानिका अपना रूप नहीं बदल सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उसे डर था कि कहीं किसी को उसकी असलियत का पता न चल जाए। वो अपने आसपास की हलचल को महसूस कर पा रही थी, लेकिन इस वक्त वो अपने ध्यान सफ़ेद ड्रैगन से हटा भी नहीं सकती थी, वरना बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती। इस वक्त ना तो रागिनी के पास इतनी शक्तियाँ थी कि वो उन्हें रोक सके, ना ही उन्हें अदृश्य कर सकती थी। ये करने का अब कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि महल में बहुत सारे लोगों ने ज़रूर उन्हें देख लिया होगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। सम्राट ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मायापंछी और ड्रैगन राजा। मायापंछी और ड्रैगन को एक साथ देखना, जैसे कि बिल्कुल उसी तरह जैसे सूरज का पश्चिम में उगना। दोनों ही तिलस्मी जानवर के कबीले में बहुत ही छुप कर रहना पसंद करते थे, और ताला साम्राज्य जैसी छोटी सी जगह पर इन्हें देखना किसी अजूबे से कम नहीं था। रियान खुद भी हैरान था कि सफ़ेद ड्रैगन अचानक यहाँ कहाँ से आ गया और रूहानिका पे गुस्से से इतना हमला क्यों कर रहा। सम्राट और रियान ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों अपनी
जगह से गायब हो गए। एक पल बाद वे सीधे महल के पिछले हिस्से में प्रकट हो गए, जब जहां उन्हें माया पंछी और ड्रैगन लड़ते हुए नजर आए। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था। उनके पहुंचने से एक पहले ही रागिनी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उन दोनों को जबरदस्ती अपनी अंगूठी की दुनिया के अंदर लेकर चली गई थी। उसके वहां से गायब होते ही सम्राट और रियान वहां प्रकट हो गए। सम्राट और रियान ने आसपास अपनी शक्तियों से देखा, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो शक्तियों की हलचल अभी भी महसूस कर पा रहे थे। इसका मतलब था कि यहाँ वाकई युद्ध हुआ था। वो अपनी आंखों का धोखा या भ्रम नहीं था। कई सारे सैनिक भी दौड़ते हुए उसी स्थान पर पहुंच गए। सम्राट और राजकुमार रियान को वहां देखकर उन लोगों ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और उनका अभिवादन किया। सम्राट ने अपना हाथ ऊपर किया, जिससे उन्होंने वापस अपना सिर ऊपर कर लिया। रियान ने उन सैनिकों को देखते हुए आदेश दिया, महल के पूरे पिछले हिस्से को घेर लो। यहाँ से एक परिंदा भी बाहर नहीं जाना चाहिए। सैनिक तुरंत अपने काम में लगे। फिर सम्राट और रियान ने कुछ जादुई मंत्रों से महल के इस पिछले हिस्से में ऊपर एक जादुई कवच चढ़ा दिया, जिसे कोई भी बिना उसकी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता था। तो वही अंगूठी की दुनिया में रूहानिका, जो इस वक्त अपने असली शरीर यानी कि बच्ची के रूप में आई थी, उसकी हालत बहुत ही खराब थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसे लग रहा था कि आज वो पकड़ी जाएगी। मगर जब अपने चारों तरफ हरियाली और इस अलग ही दुनिया को देखकर वो हैरान रह गई। तो वही रागिनी की हालत भी बहुत ही अच्छी नहीं थी। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ नजर आ रही थी। उसकी ऐसी हालत इसीलिए हुई थी क्योंकि वो रूहानिका और अपने ड्रैगन को जबरदस्ती यहाँ लेकर आई थी। रागिनी का सफ़ेद ड्रैगन अभी भी रूहानिका को गुस्से से घूर रहा था। इससे पहले कि वो एक बार फिर से रूहानिका पर हमला करता, रूहानिका बेबसी से, शांत हो जाओ ड्रैगन राजकुमार, मैं रागिनी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रागिनी ने भी इस वक्त रूहानिका को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने भी ड्रैगन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे पीछे होने का इशारा किया। उस ड्रैगन ने भी किसी पालतू जानवर की तरह रागिनी की बात मान ली। जब रूहानिका ने यह देखा तो वो खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाई। वो सफ़ेद ड्रैगन था, यानी कि ड्रैगन राजा। ये प्रजाति कभी किसी के सामने नहीं झुकती थी सिवाय अपने जन्मदाता के। फिर से एक इंसान की बात कैसे सुन सकता है? रागिनी रूहानिका को देखते हुए बोली, कौन हो तुम और यहाँ ताला साम्राज्य में क्या कर रही हो? रूहानिका रागिनी को उसकी बातों में उलझाते हुए बोली, मैं कौन हूँ वो छोड़ो, तुम कौन हो? मामूली तो तुम भी नहीं हो, अपने साथ इतने रहस्य लेकर घूमती हो। कहीं तुम कोई जासूस तो नहीं जिसे बेवकूफ़ रागिनी को मारकर उसकी जगह ले ली और अब तुम यहाँ किसी के मकसद से हो? अपने सामने एक छोटी बच्ची के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रागिनी सोने का नाटक करते हुए बोली, हाँ हो सकता है, वैसे तुम्हारी बात में दम भी है। लेकिन तुरंत अपने भाव को सख्त करते हुए बोली, अपने बारे में क्या कहना चाहोगी? कहीं तुमने भी तो राजकुमारी रूहानिका के साथ कुछ ऐसा ही तो नहीं किया? उस बच्ची को रागिनी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और हैरानी भी हो रही थी, क्योंकि रागिनी उसे पहली मिली थी जो उसकी बातों में नहीं फंस रही थी। उसका मन तो अभी साम्राज्य के उन लोगों को मारने का मन कर रहा था जिन्होंने ये अफवाह फैलाई थी कि ये लड़की बेवकूफ़ है। ये तो अच्छे अच्छे को कान काट ले। रागिनी अपने सख्त आवाज़ में बोली, फिलहाल तुम मेरी दुनिया में हो, बच्ची सही सलामत रहना है तो बताओ कौन हो तुम और यहाँ इस साम्राज्य में क्या करी हो? वो बच्ची अपने दांत पीसते हुए बोली, मेरा असली नाम अभी है और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, बस मेरी कुछ शक्तियाँ दबी हुई हैं जिसके कारण मैं बच्ची के रूप में हूँ। तुम भूल रही हो कि मैं तिलस्मी बच्ची हूँ, तो मेरी उम्र तुमसे भी ज़्यादा है, तो मुझसे इज्जत से बात करो। रागिनी उसकी बात सुन के उसे थोड़ा छेड़ते हुए बोली, जो हुकुम मलिका साहिब आप कही तो आपके लिए कुछ और इंतजाम कर दूं। रागिनी की इस बात पर अभी चिढ़कर बोली, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। अगर ड्रैगन राजकुमार तुम्हारी मदद नहीं कर रहे होते तो मैं तुम्हें बताती। इससे पहले कि रागिनी कुछ कहती, अचानक न जाने कहाँ से रागिनी की छोटी गिलहरी ची ची करते हुए आकर अवी के पैरों को काट ली। अवी जोर से चीखी और फिर छोटी सी गिलहरी को खुद से दूर किया और रागिनी की तरफ देखकर बोली, तुमने और कितने जानवर पाल रखे हैं? चिड़ियाघर खोलने का इरादा है क्या तुम्हारा? अवी की चिड़ियाघर खोलने की बात पर रागिनी उसे फिर से छेड़ते हुए बोली, तुम कहो तो खोल देते हैं। रागिनी के चिढ़ाने पर अवी बोली, तुम मुझे ऐसे बच्चों की तरह बात करना बंद करोगी? रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, जब तुम मेरे सवाल का जवाब देना शुरू कर दोगी। अभी थोड़ा दांत पीसते हुए बोली, पूछो क्या पूछना है तुम्हें? आज के लिए बस इतना ही। क्या रियान को बड़ा राज खुलने वाला है? क्या पूछेगी रागिनी? रागिनी के सामने जल्दी ही रियान और रागिनी फिर से आमने सामने आने वाले हैं।
कोई भी अभी और रुहानिका में कंफ्यूज मत होना। जब तक कि असली रुहानिका नहीं आती तब तक दोनों अभी ही हैं।